मारुति को हुआ रिद्धि से प्यार गया, श्रीचंद के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, कहानी उस पल से शुरू होती है जब श्रीचंद को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी मारुति, जिसने उसकी गैंग के लिए खून पसीना बहाया था, उसने ही उनके अपने ही एक गुंडे को पूरी तरह पीट दिया। यह सुनकर श्रीचंद का खून खौल उठता है। वह बिना वक्त गंवाए उस सुनसान जगह की ओर निकल पड़ता है जहां मारुति, रिद्धि और वह घायल गुंडा मौजूद होते हैं। जैसे ही श्रीचंद वहां पहुंचता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह बगैर कुछ कहे सीधे मारुति के पास जाता है और उसे जोरदार तमाचा जड़ता है। तू अपने ही आदमी को क्यों मार रहा है? तू कौन होता है सजा देने वाला? कहीं तुझे रिद्धि से प्यार तो नहीं हो गया? श्रीचंद का यह इल्जाम हवा में जहर घोल देता है। उसके चेहरे पर अविश्वास, क्रोध और अपमान का अजीब सा मिश्रण था। मारुति यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वह शांत और दृढ़ स्वर में कहता है, हाँ, मुझे रिद्धि से प्यार हो गया है और मैंने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने रिद्धि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं अब किसी को उसकी ओर बुरी नजर से देखने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि वो क्यों ना आप भी। श्रीचंद की आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। वह आग बूला हो उठता है और जेब से पिस्तौल निकालकर सीधे मारुति के सिर पर तान देता है। गद्दार निकला तू, प्यार व्याह की बातें करके तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। अब तू मरेगा। वो पल जैसे समय की धड़कनों को थाम देता है। रिद्धि जो पास ही खड़ी थी स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह लगभग चीखते हुए कहती है, भाऊ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपको अपने भाई से बढ़कर मानती थी, लेकिन आपने जो किया वो तो मेरे साथ विश्वासघात है। आपने ही उस आदमी को मेरे पास भेजा था और जब उसने जबरदस्ती की कोशिश की तो आप उसे बचा रहे हैं। श्रीचंद कुछ बोलने ही वाला था कि रिद्धि एक कदम आगे बढ़ती है और सीधे आंखों में आंखें डालकर कहती है, मारुति ने मुझे बचाया है, वो मुझसे प्यार करता है और मुझे अब एहसास हुआ है कि उस प्यार में सच्चाई है। अगर कोई आज इंसानियत पर खड़ा है तो वो सिर्फ मारुति है, आप नहीं। श्रीचंद का चेहरा जैसे राख सा पड़ गया, लेकिन उसके हाथ अब भी बंदूक पकड़े हुए कांप रहे थे। वह गुस्से में कांपते हुए कहता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मैं मार दूंगा। प्यार के लिए तू मेरे से गद्दारी करेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मारुति। फिर उसी टाइम मीर और सभी तेजी से उस जगह पहुंचते हैं जहां मारुति, रिद्धि और श्रीचंद आमने सामने होते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, उनके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य होता है वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। श्रीचंद, जिसने उन्हें हमेशा भाई से बढ़कर इंसान लगा था, आज उसी मारुति पर बंदूक ताने खड़ा था जिसने रिद्धि की इज्जत की रक्षा की थी। सभी का दिल धड़कने लगता है। वह भागती हुई श्रीचंद के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है और भारी गुस्सा भी। वो चिल्लाकर कहती है, श्रीचंद, ये क्या कर रहे हो? तुमने ही ये सब किया है ना? हम तो तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे। इतनी इज्जत दी, भरोसा किया, लेकिन तुमने ही हमें धोखा दिया। उसकी आंखों में विश्वासघात की आग थी। वो कांपते स्वर में पूछती है, क्यों किया ये सब? क्या कारण था इसके पीछे? क्या मिल गया तुम्हें? अब तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने ही मेरे पति रजत की हत्या की है ना? यह सुनते ही वातावरण में एक सन्नाटा छा जाता है। नील और मारुति की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रिद्धि भी सांस रोककर खड़ी हो जाती है। श्रीचंद, जो अब तक गुस्से में तना हुआ खड़ा था, अचानक तेज स्वर में चीखता है, हाँ, मैंने ही मारा था रजत को। और सिर्फ रजत ही नहीं, मैंने ही तेजस्विनी को भी मारा था, क्योंकि वो दोनों मेरे काम के आरे आ रहे थे। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे रास्ते से हटा देता हूँ। ये बात सुनकर नील के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ता है। उसके हाथ अपने आप श्रीचंद की कॉलर तक पहुंचते हैं। वह उसे जोर से झकझोरता है, तूने मेरी तेजस्विनी को मारा, तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। नील का चेहरा लाल हो जाता है और वह श्रीचंद को जोरदार थप्पड़ मारता है। उसके बाद वह उसे घूंसे मारने लगता है। उसका गुस्सा, उसका दुख सब बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। अचानक वीरानी की उस गूंजती हुई खामोशी को एक भारी आवाज तोड़ देती है, तेजस्विनी को मैंने मारा है। नील, श्रीचंद नहीं। यह आवाज किसी अजनबी की नहीं, बल्कि किसी बेहद अपने की थी। नील चौंककर पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में संदेह और हैरानी है। वह देखता है कि वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है, उसके अपने जीतू काका। वो जीतू काका जिन्हें नील बचपन से भगवान समान मानता था, जिनके साथ उसने हंसते खेलते दिन बिताए थे। नील की आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज भर्राई हुई होती है। तो काका, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मारा तेजस्विनी को, लेकिन क्यों? जीतू काका आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा गंभीर और निर्मम होता है। हाँ नील, मैंने ही मारा, क्योंकि वो लड़की हमारे उस मिशन में रुकावट बन रही थी जिसे सालों से हम लोग चला रहे हैं। मैं और श्रीचंद साथ मिलकर कई सालों से एक अंडरग्राउंड नेटवर्क चला रहे थे गैरकानूनी कामों का। और जब तेजस्विनी को शक हुआ, उसने सब कुछ उजागर करने की ठानी।
लेकिन मैं उसे रोकना नहीं चाहता था, मैं उसे मिटा देना चाहता था। सभी के होंठ सिहर जाते हैं। कहा आपने, आप तो नील के लिए पिता समान थे, आपने ही उसे सबसे ज्यादा सिखाया था। क्या सही है और क्या गलत, आपने ही उसे धोखा दिया। जीतू काका ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। जिन रास्तों पर हम चल रहे थे वहां भावनाओं की कोई जगह नहीं सभी, वो सिर्फ एक बाधा थी और बाधाओं को खत्म कर दिया जाता है। नील अब तक जड़ बना खड़ा था, उसका मन, दिल और आत्मा जैसे चूर चूर हो चुके थे। आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी, आपने मुझे अंदर से तोड़ दिया और आज आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक बाधा थी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अब सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला थी। तभी मारुति आगे आता है। नील, अब वक्त है इन लोगों को उनके किए की सजा दिलाने का। अब बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, कानून की है। नील ने धीरे से सिर हिलाया, उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर, हमें आपकी तुरंत जरूरत है। यहाँ एक नहीं दो हत्यारों की सच्चाई सामने आई है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। सभी श्रीचंद और जीतू काका के खिलाफ अपने पति की हत्या का बयान देती है। नील भी तेजस्विनी की हत्या के सबूत और बयान पुलिस को सौंपता है। मारुति भी बताता है कि किस तरह श्रीचंद गैंग का संचालन करता था और कैसे रिद्धि के साथ की अत्याचार की योजना थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। श्रीचंद और जीतू काका को हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। जाते जाते श्रीचंद नील को घूरता है, याद रख, तूने आज जिन रिश्तों को खत्म किया है उनकी राख तेरे सिर पर पड़ेगी। नील शांति से जवाब देता है, न्याय की आग में राख उड़ती है, गुनाहगार की नहीं बचती। शहर में यह खबर आग की तरह फैलती है। रिद्धि, जो अब तक चुप थी, सभी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी, अगर आप और नील समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। सभी उसे दिलासा देती है, अब तुम सुरक्षित हो रिद्धि और अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जब नील, सभी और रिद्धि घर वापस लौटते हैं तो वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था। जैसे ही तीनों दरवाजे पर कदम रखते हैं, घर का दरवाजा खुलते ही सामने भाग्यश्री और उसकी बड़ी बेटी तारा खड़ी मिलती है। उन दोनों की आंखों में पहले हैरानी और फिर डर दिखाई देता है। रिद्धि को देखते ही भाग्यश्री की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मां का गुस्सा भी साफ झलक रहा होता है। रिद्धि वह एकदम से चिल्ला उठती है और रिद्धि दौड़कर उसकी गोद में समा जाती है। भाग्यश्री अपनी बेटी को सीने से लगाकर जोर की आवाज जोर जोर से रोने लगती है। ये सब क्या है रिद्धि, तू तो पढ़ाई करने गई थी ना, ये क्या हाल बना रखा है तेरा, किसने किया तेरे साथ ये सब। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और टूटे हुए विश्वास की कंपी थी। रिद्धि खुद भी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पाई। वह कांपती आवाज में बोली, माँ, वो सब बहुत डरावना था। अगर नील भैया और सभी दीदी वक्त पर नहीं आते तो बोलते बोलते चुप हो गई। उसका सारा शरीर जैसे कांप रहा था, मानो उन भयानक पलों की यादें फिर से उसे भीतर तक झकझोर रही थी। तारा, जो अब तक चुप खड़ी थी, अचानक गुस्से से बिफर पड़ी। उसकी नजर सीधी सभी पर पड़ी और वो तमतमाते हुए बोली, तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिद्धि तुम्हारे साथ थी, न तुम ही ने कुछ किया होगा, तभी रिद्धि इस हाल में है। तुम में ही उसे उन लोगों के बीच फंसाया होगा। सभी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में गहरा दुख उतर आया। नील ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तारा के और पास जाकर कहा, बस कीजिए तारा जी, बिना कुछ जाने, बिना सच्चाई समझे किसी पर इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन जान लीजिए, अगर सदी वक्त पर ना होती तो आज हम रिद्धि को इस घर की चौखट पर जिंदा भी ना। तारा कुछ कहने ही वाली थी कि भाग्यश्री ने रिद्धि के चेहरे पर पड़े घावों को देखा और हतप्रभ रह गई। उसने डरते हुए पूछा, रिद्धि बताना बेटा, हुआ क्या था तेरे साथ। अब तक चुप बैठी रिद्धि ने धीरे धीरे सारी कहानी बयान करनी शुरू की। उसकी कांपती आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कैसे एक पार्टी के बहाने उसे एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां श्रीचंद और उसके लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश की। कैसे उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और कैसे मारुति ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की। रिद्धि की बात सुनकर भाग्यश्री और तारा दोनों अवाक रह गईं। एक ओर जहां भाग्यश्री के चेहरे पर पीड़ा उभर आई, वहीं तारा को अपनी कही बातों पर पछतावा होने लगा।